वेक्टर का आज हम लोग का 5th लेक्चर होगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, डॉट में जो है ना, लास्ट लेक्चर्स में जो मैं कवर अप किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गया था, 3-4 क्वेश्चंस मैं और लिया डॉट पे, तो उसको कंप्लीट करके हम लोग क्रॉस पे आते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस लिखा हूं, दिख रहा है क्वेश्चंस। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I minus 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर फाइंड आउट करना हो ना, तो दोनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो आप। डॉट प्रोडक्ट के मेथड से भी, और जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से भी निकाल सकते हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो समझ लो इसको क्या करेंगे, वेक्टर ए जूम कर लेंगे, लेट्स से आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, और लेट्स से इसको वेक्टर बी मान लेता हूं, दैट इज 3i कैप और माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसका पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a डॉट बी निकालेंगे। a डॉट बी क्या होगा, 1 इंटू 3 और प्लस हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 और प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1। ये वैल्यू मैनिपुलेट करोगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 4 और ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 के इक्वल आएगा। ऐसे अगर आप a का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, ये रूट 14 आएगा। उसी तरह से अगर हम b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू आपका होगा 9 प्लस 4 और प्लस 1 हो जाएगा, ये भी रूट 14 आएगा। ठीक है ना, और अप्लाई कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालने। डॉट प्रोडक्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b का जो वैल्यू आया वो 10 आया, और a का मैग्नीट्यूड रूट 14 है और इनटू रूट 14। ठीक है ना, तो रूट 14 14 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 5/7 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपको मॉड वैल्यू ले सकते हो, मैग्नीट्यूड लोगे, क्योंकि एक्यूट एंगल निकालना है, तो जब भी आपको निगेटिव साइन आएगा तो उसका मॉडुलस वैल्यू लोगे। जैसे आप फाइंड आउट करोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लो प्रोजेक्शंस निकालना है, जैसे फाइंड द प्रोजेक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर i माइनस j कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस j कैप। क्या लगता है आंसर होगा सेकंड का? लेट्स से इसको वेक्टर a मान लेता हूं, i कैप माइनस j कैप को, और इसको वेक्टर b मान लेता हूं, i कैप प्लस j कैप को। तो सबसे पहले a डॉट b निकालोगे। अच्छा, बेहतर है कि प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा, इसको k कैप मान लेता हूं। ठीक है ना, i कैप प्लस k कैप मान लेता हूं। तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो i डॉट i ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और j डॉट ये सब तो 0 हो जाएगा, यानी क्या होगा, a डॉट बी 1 के इक्वल आएगा। तो प्रोजेक्शंस मुझे फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b निकालना है। तो क्या लिखोगे, a डॉट b अपॉन, और जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो a डॉट b का वैल्यू 1 आया, और b का मैग्नीट्यूड जो है ना रूट 2 के इक्वल आएगा। इसका प्रोजेक्शन जो है 1/√2 होगा। ठीक है, यस, समझे कैसे हम लोग प्रोजेक्शंस फाइंड आउट करेंगे। a डॉट बी अपॉन जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना a डॉट बी निकालने में? ठीक है ना, जैसे थर्ड क्वेश्चन में मैं दिया था, थर्ड क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना था, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, 3a माइनस 5b और डॉट 2a प्लस 7b। क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और ये डॉट हो जाएगा 2a, अब प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3a, और डॉट हो जाएगा 7b, और फिर ये माइनस हो जाएगा 5b। ठीक है, डॉट 2a, और फिर ये माइनस हो जाएगा 5b और डॉट 7b। तो ब्राइट है, स्केलर क्वांटिटी तो अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और a डॉट a लिख सकते हैं इसको, और माइनस ये 21 हो जाएगा a डॉट b, और फिर माइनस ये 10 हो जाएगा b डॉट a, और ये माइनस 35 और b डॉट b हो जाएगा। ठीक है ना,
ये वैल्यू हो जाएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और माइनस, और इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हो क्योंकि ये डॉट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो ये लिख सकते हो -21 -10 क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा ए डॉट बी, और ये -35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर भी लिख सकते हो बी डॉट बी को। सर आप अपॉन भी तो निकाल सकते हैं, बी अपॉन ए भी निकाल सकते हैं। नहीं साहिल, कैसे बी अपॉन ए होगा, ए डॉट बी, अरे बाबा रे बाबा, अरे भाई ए डॉट बी जो होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा अपॉन बी होता है, ठीक है ना, डॉट है। अच्छा ब्लर हो रहा है, ब्लर और लैग कर रहा है, जस्ट वेट। ठीक हुआ है, कुछ नहीं विजिबल है। नेटवर्क जो है ना वेदर के कारण से फ्लक्चुएट कर रहा है। निखिल चलो अब ठीक हो गया, चलो निखिल ए डॉट बी जो है ना, ये कैसे बोल सकते हो, समझ में आया निखिल, एक बार टाइप करो ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ये एज ए फॉर्मूला यूज करोगे जब भी किसी वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। अगर बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना रहता तो क्या लिखते, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखते, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड √2 है, और ए डॉट बी निकालोगे तो आई डॉट आई जो है ना 1 हो जाएगा, और बाकी आई डॉट के 0 होगा, और जे के साथ आई लोगे तो 0 होगा, जे के साथ के डॉट लोगे तो 0 होगा, ठीक है ना। तो 1/√2 आएगा प्रोजेक्शंस। और ये हो गया आपको सिंपल ऑपरेशंस, आपको प्रॉपर्टीज यूज हुआ है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर को मल्टीप्लाई करते जाओगे और वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो -21 -10 क्या होगा, -31 ए डॉट बी हो जाएगा, और बी डॉट बी को लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में बोल रहा है कि इफ ए बी सी 2i plus 2j cap plus 3k cap, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है -i cap plus 2j cap plus k cap, एंड वेक्टर सी है 3i cap plus j cap, such that a plus lambda b is perpendicular to c। तो बोल रहा है लैम्डा क्या होगा, तो जो फोर्थ का सॉल्यूशन होगा, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो a plus lambda b और डॉट सी क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, a प्लस लैम्डा बी सी के साथ अगर परपेंडिकुलर है, दैट मींस उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसको प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे तो लिख सकता हूं a डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b डॉट सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a डॉट सी निकालोगे तो क्या होगा, a को c के साथ डॉट लोगे, ये हो जाएगा -2, ठीक है ना। a डॉट सी, a का c के साथ डॉट, 3 2 6 हो जाएगा, और फिर j के साथ करोगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना। a डॉट सी आएगा, और b डॉट सी अगर फाइंड आउट करोगे तो b डॉट सी आएगा -3, और ये +2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये 8 और माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 8 के इक्वल आएगा, ठीक है। समझ में आया, डॉट निकालने में किसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, a डॉट सी या b डॉट सी कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। बनाओगे जो ना डॉट पे, जो मुझे नहीं लगता उतना डिफिकल्टी आना चाहिए, क्योंकि डॉट इट्स स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो देखना है नहीं, सिंपली बनाते जाना है। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज, 2-4 प्रॉपर्टीज मेमोराइज रखोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्रॉस पे आते हैं, रफ करते हैं इसको।
देखो अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस और वेक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, तो टू वेक्टर्स का हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लेता हूं इसमें लेट ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स and theta is the angle between vector A and vector B, then तो A क्रॉस B जो होता है वो इक्वल होता है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, लेट्स से U कैप या N कैप लिख देता हूं, ठीक है ना, N कैप। ये क्रॉस लिखा हूं, ये मल्टीप्लिकेशंस नहीं होगा, जस्ट एक नोटेशंस होगा। जैसे हम लोग डॉट का वहां पे मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता था, ठीक है निखिल, तो ए डॉट बी जस्ट एक नोटेशन है। अब यहाँ क्रॉस लिख रहे हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वाला क्रॉस नहीं होगा। तो जब भी वेक्टर में अगर कुछ इस तरह से लिखा है ए क्रॉस बी, ये मीनिंगफुल होगा और उसका मीनिंग ये होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ठीक है। और एन कैप क्या होगा? वेयर एन कैप is a unit vector n cap is a unit vector perpendicular to both vector A and vector B and whose direction is given by राइट हैंड रूल, ठीक है, यानी तो राइट स्क्रूड रूल भी कहा जाता है इसको। स्क्रूड रूल यानी तो राइट हैंड रूल से भी हम लोग निकालते हैं। अब बोलोगे कि ये कैसे हम लोग डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं? ये एक यूनिट वेक्टर होगा, एन कैप क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर होगा और एबी के प्लेन में ही ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, एबी के प्लेन में नहीं होगा, ठीक है। एबी के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये यूनिट वेक्टर, एंड whose डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। बोलोगे ये राइट हैंड रूल क्या होता है? देखो राइट हैंड रूल, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और लेट्स से ये वेक्टर बी है। अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी, जैसे हम ए क्रॉस बी निकालते हो तो इस डायरेक्शन में क्या करोगे? ये थंब जो है ना, थंब ए पे रखोगे और जो फिंगर रोटेट करोगे बी के तरफ, सॉरी जो फिंगर होगा वो ए के तरफ रखोगे और इसको रोटेट करोगे बी के तरफ। जो थंब का डायरेक्शन होगा वही बेसिकली यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बात समझे? सो ए क्रॉस बी जब हम निकाल रहे हैं तो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा। अगर मान लो वेक्टर ए बी अगर बोर्ड में मान रहे हो तो ए को क्या करोगे? रोटेट करोगे बी के तरफ, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू द बोर्ड होगा और ये नॉर्मल टू द बोर्ड आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। अगर बी क्रॉस से निकालते हो तो बी पे रखोगे फिंगर को, फोर फिंगर को, और फिर ए के तरफ रोटेट करोगे, ठीक है ना, इस तरह से रोटेट करोगे ए के तरफ। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो थंब का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड आ रहा है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर ही होगा लेकिन इनवर्ड टू द बोर्ड होगा। सो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड बोर्ड होगा और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड टू द बोर्ड होगा। सो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड टू द बोर्ड होगा। और बी क्रॉस से जब निकालोगे, बी को जब ए के तरफ रोटेट करोगे तो थंब का डायरेक्शन होगा वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा लेकिन इनवर्ड द बोर्ड होगा, बोर्ड के अंदर होगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं देखते साहिल, डिपेंड करता है कि ए क्रॉस बी निकाल लो कि बी क्रॉस ए। क्रॉस में क्या होता है साहिल? इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी जो ना बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। और ये बताया हूं कि अभी जस्ट मैं लिखा हूं, ये वेक्टर प्रोडक्ट बता रहा हूं।
So A क्रॉस बी एक वेक्टर होता है, जबकि A डॉट बी मैं बताया था एक स्केलर क्वांटिटीज होता है, ठीक है ना। तो A क्रॉस बी एक वेक्टर होगा जिसका एक डायरेक्शंस होगा, वो डायरेक्शंस क्या होगा, जो वेक्टर ए बी पे पॉपुलर होगा। जो एन कैप है एक यूनिट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन जो होगा, उसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देते हैं, ठीक है ना। ये राइट हैंड रूल होता क्या है कि जो फोर फिंगर है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी निकालोगे तो वेक्टर ए को बी की तरफ फोर फिंगर को रोटेट करोगे, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, और वही एन कैप का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल टू द बोर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। और बी क्रॉस से निकालोगे तो ये नॉर्मल टू द प्लेन होगा ही, बोर्ड के परपेंडिकुलर तो होगा ही, लेकिन इनवर्ड होगा, बोर्ड के इनवर्ड होगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। सो इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट होगा, ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है। अगर वेक्टर 2 से ज्यादा हो, अगर वेक्टर 2 से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। निखिल बढ़ते चला जाएगा, ये सब अभी हम 2 वेक्टर के बारे में लर्न करेंगे। 2 से ज्यादा वेक्टर है अगले क्लास में होगा, 4 वेक्टर है उसे अगले क्लास में करेंगे। इवन 10 वेक्टर क्यों नहीं हो, क्रॉस डॉट अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए अलग अलग रूल है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है निखिल। देखो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ज्योमेट्रिकली ये क्या डिनोट करेगा, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड gives us the area of parallelogram, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। would adjacent edges are vector A and vector B, ठीक है ना। तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। n कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। सर पर्टिकुलर कंपोनेंट से निकाल सकते हैं, हाँ दिव्यांशु। देखो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं जिससे कि और भी आपको क्लियर हो जाएगा दिव्यांशु। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि जो A क्रॉस B जो होगा ना, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है ये इसके एरिया को डिनोट करता है, A क्रॉस B। जैसे मान लो ये O A, लेट्स से इसको मैं B मान लेता हूं, लेट्स से C, जैसे इसके बीच का एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, लेट्स से पर्टिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, लेट्स से इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो प्रूफ मैं कैसे कर रहा हूं, कैसे मैं बोल रहा हूं ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिनोट करेगा। देखो इसका प्रूफ आप जानते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, ये होता है। जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या लिखता है, हाफ टाइम्स ऑफ बेस इनटू हाइट लिखता है। तो देखो बेस क्या है, बेसिकली यहाँ बेस जो होगा वो ए हो जाएगा, और इसका जो हाइट है वो बेसिकली BD हो जाएगा, ठीक है ना। तो OA क्या होगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा OA, और BD का लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। BD का लेंथ इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OBD में, इन ट्राइंगल OBD में साइन थीटा निकालोगे तो क्या होगा, यहां से साइन थीटा फाइंड आउट करोगे, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी BD अपॉन B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहां से BD फाइंड आउट करोगे तो BD का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा वेक्टर B sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये BD का लेंथ होगा, तो BD ये हो जाएगा आपको B का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना हो तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लिखोगे। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिनोट करेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी में अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करेगा। क्योंकि जानते हो पैरेललोग्राम जो है ना, बेसिकली अगर इसके डायगोनल को मिला दोगे तो पैरेललोग्राम जो है ना 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। 2 ट्रायंगल बनता है, उस दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा।
अगर हाफ टाइम्स करोगे तो इसका हाफ टाइम्स करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट करेगा, अगर हाफ हटा देते हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है ना दिव्यांशु, समझे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सही एरिया की बात कर रहे थे क्या दिव्यांशु? सो बीडी जो है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका बी साइन थीटा होगा। एकदम दिव्यांशु, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी होता है, प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग बोले कि ए डॉट बी जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, नहीं होगा इसका डायरेक्शंस। अगर बोर्ड जो भी एरिया है, एरिया क्या होगा, जैसे मान लो ये बोर्ड का एरिया अगर निकाल लो तो इसका डायरेक्शंस नॉर्मल टू द बोर्ड होगा। सो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सर थर्ड साइड इक्वल होगा क्या ट्राइंगल? अरे भाई ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल होगा ना निखिल, ये और ये लेंथ इक्वल होगा। किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये अगर पैरेललोग्राम है इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये एरिया इक्वल होगा। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो हाफ टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी होगा ये एरिया, और अगर हाफ हटा देते हो तो फुल एरिया की इक्वल हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया। ये दोनों एरिया इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये है ए तो ये भी तो ए ही होगा ना, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये साइड तो कॉमन है ही दोनों ट्राइंगल के लिए। इस दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा ना। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एरिया को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। कोई डॉट जो डायगोनल ड्रॉ किए हैं, हाँ सर थर्ड साइड इक्वल होगा क्या ट्राइंगल? ट्राइंगल का थर्ड साइड इक्वल, यहाँ ये इक्वल ही होगा ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो और ये डायगोनल तो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन ही है, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल ही होगा ना, एरिया इक्वल होगा, इवन साइड भी इक्वल होगा। टाइप करो इसमें अगर किसी को डाउट है तो दो तीन बातें मैं बताया हूं। मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड यहाँ साइन थीटा होगा, डॉट में कॉस होता था, और इनटू इसमें एन कैप होगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन को भी लिखना पड़ेगा, और एन कैप। बट सर एरिया डायरेक्शंस पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्शन चेंज होने पर एरिया तो चेंज नहीं होगा। हाँ तो एरिया चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने से कोई जोड़ी नहीं है कि वेक्टर्स इक्वल ही होगा। दो वेक्टर इक्वल कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। कोई भी गाड़ी अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और कोई दूसरा गाड़ी -10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो क्या दोनों का वेलोसिटी इक्वल बोलोगे? मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता, सेम हो सकता है एरिया का, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो एरिया डिफरेंट आएगा। अगर बी क्रॉस ए की बात करोगे तो एरिया वही आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। तो एरिया जो होगा इसका आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? ए क्रॉस बी अगर आउटवर्ड है डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड टू द बोर्ड होगा। ठीक है, और भी किसी को डाउट? सर सेकेंड स्टेप में बेस इंटू हाइट, बेस जो है ना ओ ए है अक्षित, और हाइट इसका बीडी है, तो ओ ए इंटू बीडी, ओ ए का लेंथ जो होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और जो बीडी है इन ट्राइंगल ओबीडी में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा मैं निकाला हूं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बीडी अपॉन बी का ओबी हो जाएगा, ओबी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यहां से बीडी हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, वही बीडी का लेंथ होगा जो दिव्यांशु बोल रहा था कि पर्टिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे। और ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड साइन थीटा को ही हम लोग ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको रब करते हैं और देखते हैं इस पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको।
तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा, ए क्रॉस बी प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ए क्रॉस बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी क्रॉस कम्यूटेटिव नहीं होगा, नॉट कम्यूटेटिव। जबकि डॉट कम्यूटेटिव था, ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल था, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो फिर क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये लिखा जा सकता है। यानी क्रॉस में जब आप वेक्टर को इंटरचेंज करते हो तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। एकदम सही है अर्चित, ए क्रॉस बी जो होगा माइनस साइन ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेगा। ए क्रॉस बी अगर बी प्लस सी है, इसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ये फॉलो करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को। तो ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, जैसे डॉट होता था, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव था। थर्ड प्रॉपर्टीज देखो, अगर दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस अगर जीरो आता है, ये फिर ए क्रॉस बी अगर जीरो आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि वेक्टर ए क्या होगा, पैरेलल टू वेक्टर बी होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा गलत हो जाएगा थ्योरी। सो ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर बी के पैरेलल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से डिड्यूस कर सकते हो रिजल्ट कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस अगर जीरो होता है तो हम ऑलवेज लिखेंगे कि वेक्टर ए क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा। नहीं होगा, कोलिनियर का ये कंडीशन बताया, अगर कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर कोई पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसका क्रॉस जीरो होगा, और ये जो है दो वेक्टर इक्वल नहीं है, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी लिखेंगे। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो लैम्डा 1 हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो लैम्डा टाइम्स से अटैच कर दिया। उल्टा भी लिख सकते हो, हाँ, साइन थीटा जीरो हो जाएगा, एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि ए क्रॉस बी जीरो का मतलब साइन थीटा जीरो हो रहा होगा। यानी साइन थीटा जीरो, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर जीरो है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। और दो वेक्टर, ये पैरेलल का कंडीशन बताया मैं स्टार्टिंग में आपको, ठीक है, कोलिनियर का कंडीशन। वेक्टर ए जो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी के इक्वल होगा। रिवर्स भी लिख सकते हो, यानी अगर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कहीं पे लिखा रहेगा तो हम लोग लिखेंगे कि ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो होगा। जबकि डॉट में क्या होता था, ए डॉट बी अगर जीरो था तो दो वेक्टर आपस में क्या था, परपेंडिकुलर था। सेकेंड में बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, ठीक है निखिल। ए क्रॉस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, अब प्लस हो जाएगा ए क्रॉस सी। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में करते हैं ना, कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 को 5 से, इस तरह से ये फॉलो होगा। लेकिन ये 2 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 2 भी होता था नंबर सिस्टम में, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इंटरचेंज नहीं होगा, और अगर करते हो तो माइनस साइन आ जाएगा। साहिल, ये मैं एक्सप्लेन किया हूं, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल क्यों नहीं होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा साहिल। अगर वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है, तो जो ए क्रॉस बी निकालोगे तो साहिल ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसके बीच का एंगल अगर थीटा मान ले तो, और ये एन कैप हो जाएगा, n1 कैप हो जाएगा। लेकिन साहिल अगर बी क्रॉस ए निकालते हो तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू n2 कैप हो जाएगा। तो n1 कैप जो होगा ना, ये a क्रॉस b जो करोगे तो ये आउटवर्ड टू द बोर्ड होगा n1 का डायरेक्शन, और जो n2 का डायरेक्शन होगा b क्रॉस a करोगे ये आउटवर्ड टू द बोर्ड होगा, और ये इनवर्ड टू द बोर्ड होगा n2 कैप। तो क्योंकि ये डायरेक्शंस इक्वल नहीं है, इस कारण से जो है ना a क्रॉस b को b क्रॉस a के इक्वल नहीं बोलेंगे हम लोग। साहिल, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, b क्रॉस c लिख दिया हो क्या, और सॉरी यहाँ b नहीं होगा, a होगा, ठीक है, यहां गलती किया था मैं, ए क्रॉस सी होगा। सो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होगा।
ए क्रॉस बी बाय बी। अब सही है ना दिव्यांशु? ये सेकेंड स्टेप बोल लेते क्या? आ रहा हूं, क्रॉस टू डॉट मैं रिलेशंस बता रहा हूं, वो नहीं होगा, ठीक है ना दिव्यांशु? गलत लिख रहे हो। तब निगेटिव कैसे? हाँ, अरे भाई निगेटिव साइन का मतलब पलट जाता है। साइन जब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आई कैप का डायरेक्शन है और माइनस आई कैप का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो माइनस आई कैप का डायरेक्शन क्या होगा? पलट जाएगा ना, निगेटिव एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका डायरेक्शन अगर आउटवर्ड टू द बोर्ड है और इसका इनवर्ड टू द बोर्ड है और इसका डायरेक्शन हम आउटवर्ड ही लिखना चाहते हैं, इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे साहिल, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नहीं आ जाएगा? अरे पलट जाएगा। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स बताए हूं आपको। पैरेलल वेक्टर में दो तरह का वेक्टर्स होता है। जब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सेम साइड होगा तो उसको हम लोग लाइक वेक्टर बोलते हैं। निगेटिव मीन्स डायरेक्शन चेंज। हाँ एकदम सही बोल रहे हो निखिल। साहिल निगेटिव साइन से इसलिए तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि इस दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, इसलिए तो मैं इक्वल लिख रहा हूं कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर आउटवर्ड टू द बोर्ड है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अगर इनवर्ड टू द बोर्ड है, तो बी क्रॉस ए को अगर आउटवर्ड करना है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो आउटवर्ड हो जाएगा। चलो ओके। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टीज जो है ना बताया था कि जब क्रॉस जीरो होगा तो फिर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा, यानी वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं और रिवर्स भी लिख सकते हो। अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा। लेकिन 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 ध्यान ये रखना है कि वेक्टर जो है ना जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर हो गया, कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया तो ए क्रॉस बी ऑलवेज जीरो हो जाएगा। तो चाहे परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो तब क्रॉस ऑलवेज जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हम एज्यूम कर रहे हैं निखिल कि दोनों वेक्टर जो है जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। तब आप बोल सकते हो कि दो वेक्टर का क्रॉस अगर जीरो हो रहा है तो वेक्टर ए क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा होता है। ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये तो जीरो अगर हो रहा है तो साइन थीटा भी जीरो होगा, तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो थीटा जीरो का मतलब ये होगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर जीरो है तो वेक्टर क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर पैरेलल होगा। तो ध्यान रखना जब भी क्रॉस अगर जीरो होता है तो दो वेक्टर पैरेलल होंगे। अगर डॉट जीरो होता है, ए डॉट बी अगर जीरो होता है, तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि कॉस थीटा जीरो थीटा 90 पे होता है, क्योंकि वहां कॉस है यहां साइन है। बढ़े आगे, जहां की लैम्डा स्केलर है, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। अच्छा मैं बोलूं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा। सो इन जनरल आप ए क्रॉस ए भी लिख सकते हो। तो ए क्रॉस ए का वैल्यू ऑलवेज जीरो होगा। और इसमें देखो, इसको हम लोग राइट हैंड, जैसे ये वेक्टर आई है और लेट्स से ये वेक्टर जे कैप है और ये वेक्टर के कैप है। अगर आप रोटेट इस तरह से करो, यानी आई क्रॉस जे के कैप होगा, के क्रॉस जे क्रॉस के कैप, ये बेसिकली आई कैप होगा, और के क्रॉस आई कैप जो है जे कैप के इक्वल होगा। यानी आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, आई क्रॉस जे, ठीक है, के कैप के इक्वल होगा। वन नहीं होगा भाई, ए क्रॉस आई ये जे कैप के इक्वल होगा। अरे भाई वेक्टर है, वेक्टर है, आई क्रॉस जे, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये आई का डायरेक्शन है और ये जे कैप का डायरेक्शन है और ये के कैप का डायरेक्शन है। एक बात बताओ, एक्स वाई अगर बोर्ड के प्लेन में लूं तो जेड जो है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो
आई को अगर जे से क्रॉस करोगे तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, के कैप के डायरेक्शन में आएगा। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन जो होगा वो के कैप होगा। जे क्रॉस के का डायरेक्शन आई कैप के डायरेक्शन में होगा और के क्रॉस आई का डायरेक्शन जे कैप के डायरेक्शन से होगा। नहीं समझे निखिल? आई का डायरेक्शन ये है, जे का डायरेक्शन वाई एक्सिस है और जेड का डायरेक्शन बोर्ड के पर्टिकुलर में ये जेड का डायरेक्शन है। तो आई को रोटेट करोगे जे के डायरेक्शन में तो ये आपका थंब का डायरेक्शन किधर आएगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा, यानी के कैप के डायरेक्शन में आएगा। यानी इसको अगर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो, यानी आई क्रॉस जे करते हो तो ये इसका डायरेक्शन के कैप आएगा थंब के डायरेक्शन से। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज अगर लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज अगर जे क्रॉस आई करते हो तब क्या आएगा, और यानी तो के क्रॉस जे करते हो तो क्या आएगा, और यानी तो आई क्रॉस जे के करते हो तो क्या आएगा। हाँ एकदम सही है, माइनस के कैप आएगा और के क्रॉस जे माइनस आई कैप हो जाएगा और आई क्रॉस जे क्या होगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो क्लॉकवाइज ले लो। अगर क्लॉकवाइज लेते हो तो जे क्रॉस के जो हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जे को अगर आई से रोटेट करोगे तो ये बोर्ड के इनवर्ट चला जाएगा। यानी अगर इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस मानते हो तो बोर्ड के इनवर्ट क्या होगा, निगेटिव जेड एक्सिस होगा, जिसको माइनस के कैप आप लिख सकते हो। समझे? तो एंटी क्लॉकवाइज में लेते हो तो प्लस साइन आएगा और अगर क्लॉकवाइज में लेते हो तो इसमें माइनस साइन आएगा। ये सब फिजिक्स में भी बताया गया होगा, क्या पढ़े हो फिजिक्स में? तो आई क्रॉस जे के कैप के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई कैप के इक्वल होगा। ये भी देख सकते हो थंब का डायरेक्शन। आई क्रॉस जे करोगे तो आउटवर्ड टू द बोर्ड, जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो के कैप के इक्वल रखोगे। जे क्रॉस के करोगे तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो जे क्रॉस के का डायरेक्शन आई कैप के डायरेक्शन में होगा। हाँ, बेसिक्स में बताया गया होगा फिजिक्स में। बढ़े आगे, समझे सभी लोग? ये तो आप एनीहो याद रखना पड़ेगा आपको। डॉट में क्या बताया था, आई डॉट आई 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था और के डॉट के का वैल्यू 1 के इक्वल होता था। जबकि हम लोग डॉट में डिफरेंट वेक्टर अगर लेते थे, आई डॉट जे या जे डॉट के, यानी तो के डॉट आई, उसका वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। क्योंकि आई डॉट जे क्या, आई जे के आपस में पर्टिकुलर है, तो डिफरेंट वेक्टर आई जे के साथ डॉट लोगे तो 0 आएगा। ठीक है, और अगर क्रॉस लोगे तो 0 आएगा, सेम वेक्टर के साथ अगर क्रॉस लेते हो तो। बढ़े आगे, समझे ये 4 प्रॉपर्टीज। अगले प्रॉपर्टीज पे हम आए। देखो, फोर्थ प्रॉपर्टीज में कोई भी अगर m स्केलर है तो a क्रॉस b, इस m को आप चाहो तो वेक्टर a के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप चाहो तो वेक्टर b के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये लिखना कोई गलत नहीं होगा, वेयर m इज एनी स्केलर। ठीक है, जैसे मान लो 2a क्रॉस 3b है, इसको तुम 6a क्रॉस b भी लिख सकते हो। इसको चाहो तो तुम a क्रॉस 6b भी लिख सकते हो, इसको तुम चाहो तो 6a क्रॉस b भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो स्केलर को कहीं पे भी आप आगे पीछे a के साथ या b के साथ या आउटसाइड भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। तो ये डॉट में भी एज इट इज था ये प्रॉपर्टीज। देखो, उसके बाद वाले प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी यूज होने वाला है। जैसे मान लो वेक्टर ए के पास 3 कंपोनेंट है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप और प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी भी क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप। जब हम लोग डॉट निकालते थे तो बहुत सिंपल था। डॉट इसका क्या था, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस
A3 B3 था, लेकिन क्रॉस निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, A क्रॉस B जो होगा वो बेसिकली होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई जे के, और क्योंकि वेक्टर ए पहले ले रहे हो तो इसका कोफिशिएंट पहले लेना है, A1 A2 A3, और फिर बी का कोफिशिएंट बाद में लेना है, B1 B2 B3। इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, और यही डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो ए क्रॉस बी को डिनोट करेगा। अब इसको चाहो तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स किस लिए पढ़े हम लोग। ये हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3 और माइनस जे कैप ऑफ, ये हो जाएगा A1 B3 और माइनस A3 B1, ठीक है। प्लस हो जाएगा के कैप ऑफ A1 B2, ठीक है ना, माइनस A2 B1। ये तो याद रहने वाला नहीं है, तो इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में याद रखोगे। तो ए क्रॉस बी जब भी निकालना है डिटर्मिनेंट से निकालना है। देख रहे हो डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको यूज करवा ही लेगा। तो ए क्रॉस बी सबसे बेटर इजियर तरीका होगा, डिटर्मिनेंट्स मेथड से फाइंड आउट करोगे। लोग इसको मैनुअली भी निकालता है मल्टीप्लाई करके, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस जे के कैप के इक्वल हो जाएगा, आई क्रॉस के कैप माइनस जे कैप के इक्वल हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस जे कैप के इक्वल हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस के आई कैप के इक्वल होगा, के क्रॉस आई जे कैप के इक्वल होगा, के क्रॉस जे माइनस आई कैप के इक्वल होगा, के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। इस तरह से आप मैनुअली भी निकाल सकते हो। बेटर है कि डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में ही निकालोगे, ठीक है ना। तो देखो यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर perpendicular to vector A and vector B, perpendicular to the vector A and vector B जो होगा वो हो जाएगा A क्रॉस B, और अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आप पढ़े हो। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। जब भी दो गिवन वेक्टर के पॉपुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका क्रॉस मारो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वही वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर भी होगा और यूनिट वेक्टर भी होगा। ऐसा भी पूछ सकता है, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा and perpendicular to the vector A and B, क्या होगा इसका आंसर। इसको लिखोगे आप प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्रॉस B अपॉन, या लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर दोगे। समझे, प्लस माइनस तो आएगा ही। तो यूनिट वेक्टर है उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलेगा कि एक ऐसा वेक्टर निकालो दो यूनिट का जो दो गिवन वेक्टर ए और वेक्टर बी पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो लैम्डा की जगह क्या करना है, 2 पुट कर देना है, ठीक है। एन कैप का वैल्यू जस्ट निकालना, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया हो तो जब भी पॉपुलर वर्ड आएगा दो गिवन वेक्टर पे पॉपुलर वेक्टर निकालो, ऑलवेज क्रॉस को याद करना है। कुछ नहीं किया हूं, 6 से ही 7th आया निकल। 6 क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी, जो मैं वेक्टर ए क्रॉस बी निकाला हूं, ए क्रॉस बी नॉर्मल टू द प्लेन है। तो नॉर्मल टू द प्लेन यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी पे क्या होगा, पॉपुलर होगा ये वेक्टर, और बस उसके मैग्नीट्यूड से मैं क्या किया हूं, डिवाइड कर दिया हूं ए क्रॉस बी से। और प्लस माइनस इसलिए लिया हूं क्योंकि एक इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, दो वेक्टर ऐसा होगा यूनिट वेक्टर। और बोला कि ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। बोला वैसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो और ए और बी पे दोनों पे पॉपुलर हो। तो क्या करना है, इसी यूनिट वेक्टर में क्या करना है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना निखिल। समझे, यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से लिख रहा हूं। देखो उसके बाद 8 पॉइंट,
अगर आपको एंगल निकालना हो, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो साइन थीटा क्या होगा, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। और बेटर है कि डॉट वाला ही कंसेप्ट यूज करो, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालने में बहुत टाइम खराब जाएगा। तो बेटर है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो डॉट वाले मेथड से फाइंड आउट करो, वैसे आप क्रॉस से भी निकाल सकते हो। ये होता है लैग्रेंजेस आइडेंटिटीज। लैग्रेंजेस आइडेंटिटीज ये क्या होता है, बोल रहा है, ये कहता है कि फॉर एनी टू वेक्टर, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, ये रिलेशन ऑलवेज होल्ड करता है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा ए डॉट बी का, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर। लगता है मैं इधर लिख देता हूं। ये कहता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, माइनस होता है ए डॉट बी का, ठीक है, होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए डॉट ए और बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, बी डॉट बी और माइनस, और इसको आप चाहो तो ए डॉट बी इंटू बी डॉट ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ए डॉट बी डॉट ए और बी डॉट बी। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डॉट में बताया ए डॉट ए के इक्वल होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर को हम बी डॉट बी भी लिखते हैं, और क्योंकि ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं ए डॉट बी इंटू बी डॉट ए लिख दिया हूँ, क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल होता है। इसी को मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया हूँ, ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी। इसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे इतनी आ जाएगा इसके इक्वल, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इसके इक्वल आ गया। ये कहलाता है रिलेशंस बिटवीन क्रॉस टू डॉट प्रोडक्ट। लैग्रेंजेस आइडेंटिटीज क्या कहा था, ये रिलेशन दिया था, क्रॉस और डॉट में रिलेशंस बताया था। चलो मैं इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं आपको। तो 9th मैं प्रूफ कर रहा हूं, इसके अलावा कहीं डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं टिक लेता हूं, टाइप करो, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप करो कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो। साहिल कोई प्रॉब्लम नहीं, श्रेयांश कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बढ़े रब करें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, चलो ओके। क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट होगा, डॉट से आपको बहुत क्वेश्चंस इस पे दिखने वाले हैं आपको, क्रॉस से रहता ही रहता है, मेंस में और एडवांस में एक क्वेश्चंस देता ही देता है। हाँ निखिल, साइंटिस्ट का नाम था भाई, लैग्रेंजेस एक साइंटिस्ट था, उसी ने ये रिलेशन दिया था, उसी के नाम से ये आइडेंटिटी पड़ा। 3 वेक्टर में भी देखोगे ये, जैसे 2 वेक्टर में लिखवाया हो ना, उसी तरह से 3 वेक्टर में भी होगा। देख लो इसका प्रूफ देख लो, जैसे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इसके बीच का एंगल का साइन, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है ना, a के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसी को मैं a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को a डॉट ए भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग b डॉट बी भी लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकता हूं a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा a डॉट ए और b डॉट बी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट बी का होल स्क्वायर, इसी को a डॉट बी हम लोग लिखते हैं। तो हो जाएगा a डॉट ए इंटू बी डॉट बी और माइनस, और a डॉट बी और इसको b डॉट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी को लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता है a डॉट ए डॉट बी, b डॉट बी और b डॉट ए, a डॉट बी, a डॉट ए डॉट बी, b डॉट बी, b डॉट ए, ठीक है, b डॉट बी। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इसके इक्वल आ जाएगा। या तो ये लिखोगे या नहीं तो लोग सिंपली इस तरह से भी लिख देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। दो वेक्टर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली 3 वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 3 वेक्टर्स पे ज्यादा पूछता है। अभी तो हम लोग 2 वेक्टर पे ही देख रहे हैं, इसको हम लोग, इस रिजल्ट को हम लोग 3 वेक्टर पे भी देखेंगे। इसी को हम लोग लैग्रेंज आइडेंटिटीज बोलेंगे। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन क्रॉस टू डॉट प्रोडक्ट, ये रिलेशंस को लैग्रेंज साहब ने दिए थे। ठीक है, बढ़े अगले प्रॉपर्टीज पे। ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज हो गया ना, ये 8 नंबर होगा। सर क्रॉस से पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट से पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। एकदम दिव्यांशु, वो भी कर सकते हो, और इस तरह से एक तरह से रिजल्ट भी याद रख सकते हो। मान लो उतना आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है एग्जाम में, तो जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया गया। ठीक है, समझे क्या बोला है दिव्यांशु? दिव्यांशु जो मैं कंपोनेंट निकाला था ना बी कॉस थीटा को ही हम लोग पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट बोले थे, उसी को मैंने मल्टीप्लाई किया था तो क्रॉस आया था। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही हम लोग प्रोजेक्शंस बोले थे डॉट में। एनीवे ठीक है, देखो इसमें 1-2 प्रॉपर्टीज और। एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonal vectors d1 and d2, ठीक है, is हाफ ऑफ होगा d1 क्रॉस d2। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, अगर डायगोनल वेक्टर अगर d1 d2 है तो हाफ d1 क्रॉस d2 होता है। पता था सभी को? ये 8 पॉइंट हो गया। या कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, एरिया ऑफ, हाँ पैरेललोग्राम ही होगा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are vector A and vector B is, ये इक्वल होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अब बोलेंगे कि हाफ कहां से आप ले आए हो? देखो जैसे ये वेक्टर A है, ठीक है ना, और ये वेक्टर B है,
इसका जो रिजल्टेंट होता है ये D1 हो जाएगा मान लो, और इसके रिजल्टेंट को हम लोग D2 नाम दिया है। ये आप जानते हो, मैं बताया हूँ कि D1 वेक्टर जो होता है वो सम के इक्वल होगा, और जो D2 वेक्टर होगा बेसिकली A माइनस B के इक्वल होगा। इसी को तुम ऐड कर दोगे तो क्या होगा, D1 प्लस D2 2A के इक्वल आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो D1 माइनस D2 वेक्टर जो है ना 2B के इक्वल आ जाएगा। जस्ट मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसको। सो एरिया, और इसको मैं प्रूफ कर चुका हूँ, A क्रॉस B जो है डिनोट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, ठीक है, इसको मैं प्रूफ किया हूँ। और A के जगह पुट कर दोगे D1 प्लस D2 बाय 2, ठीक है ना, ये A के इक्वल है। और B के जगह पुट कर दोगे D1 माइनस D2 अपॉन 2। इसी को सिंप्लीफाई करोगे ना तो हाफ ये D1 क्रॉस D2 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं, समझ में आया सभी को प्रूफ कि इसको एक्सपैंड करके बताऊं, हाफ D1 क्रॉस D2 आएगा। तो डायगोनल वेक्टर्स अगर दिया गया है पैरेललोग्राम का D1 D2, तो पैरेललोग्राम का एरिया हाफ टाइम्स ऑफ D1 क्रॉस D2 होगा। अब लेकिन अगर एडजेसेंट साइड दिया गया है वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो हाफ नहीं लगाओगे, A क्रॉस B होगा सिंपली, ठीक है। एग्री हो सभी लोग, कहीं पे डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। जस्ट मैं प्रूफ भी कर दिया इसको, क्योंकि A क्रॉस B का मोड डिटरमिनेंट, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं प्रूफ किया हूं, एरिया पैरेललोग्राम को डिनोट करता है। और A और B वेक्टर जो है ना D1 प्लस D2 बाई 2 है, और B वेक्टर जो है D1 माइनस D2 बाई 2 है। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ टाइम्स ऑफ D1 क्रॉस D2 आएगा। तो चलो बढ़ते हम आगे, रब करता हूं उसके। देखो उसके बाद अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि ये वेक्टर A है और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर B है। A क्रॉस B जो है इसी पैरेललोग्राम को एरिया को डिनोट कर रहा है। तो बोले कि अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो होगा वो बेसिकली हाफ ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, where A and B are two adjacent sides of triangle OAB। एग्री हो सभी लोग? जब हम बोल रहे हैं कि A क्रॉस B जो होता है एरिया पैरेललोग्राम होता है, तो अगर उससे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो OAB का ट्राइंगल का एरिया आएगा, ठीक है। ये हो गया वेक्टर के टर्म में। यहां ध्यान रखना है A और B वेक्टर है, ये आपको पोजीशन वेक्टर नहीं है। एग्जाम में बहुत बार क्या किया है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालने के लिए बोला एरिया। जैसे मान लो किसी ट्राइंगल में तीनों वर्टाइसेस दिया गया और ये पोजीशन वेक्टर दिया गया A B और ये C है, where A, B and C are three position vector है, position vector of vertices, ठीक है, A B C रेस्पेक्टिवली। तब फिर एरिया क्या होगा, अगर मान लो कि पोजीशन वेक्टर अगर दिया गया हो किसी ट्राइंगल का ABC, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मेथड तो वही होगा, इसको लिखेंगे AB को AC के साथ क्रॉस कर देंगे, इसको लिखेंगे हाफ ऑफ AB क्रॉस AC का मॉड वैल्यू। एक चीज ध्यान रखना है, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में रीजन क्या है। निखिल ये स्टार्टिंग का देखो लेक्चर्स, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में ये बताया था कि जो हेड है वो यहाँ पे लाई करता है और इसका जो टेल है ऑरिजिन पे फिक्स रहता है। तो जब पोजीशन वेक्टर की बात होगी
तो उस वेक्टर का जो टेल होगा ऑरिजिन पे फिक्स होगा, ठीक है ना। जैसे ये ए पॉइंट है, तो ये ओ ए वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अगर बी पॉइंट बी लिखते हो तो ये ओ बी होगा, और ये अगर सी लिखते हो तो ये ओ सी होगा, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर्स का टेल हमेशा ऑरिजिन पे फिक्स होता है। देखो गौर से सुनो, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया हो और अगर पूछता है कि इसका एरिया निकालो, तो क्या करोगे, ए बी को ए सी के साथ क्रॉस ले लोगे। आप चाहो तो ए बी बी ए क्रॉस बी सी भी कर सकते थे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर का टेल एक ही जगह एंड होना चाहिए। तो ए बी क्रॉस ए सी करोगे, ठीक है ना। वैसे बी ए क्रॉस ए सी नहीं करोगे, वैसे तो मैग्नीट्यूड लिया हुआ है तो माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिश करोगे कि ए बी क्रॉस और रोटेट करोगे ए सी, ए बी को ए सी के साथ, दोनों का टेल एक ही जगह रखना है। अब देखो ए बी क्या होगा, ए बी वेक्टर जो होगा, देखो निखिल इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख रहा हूं, ओ बी माइनस ओ ए होता है, ये होता है। और ए सी वेक्टर को लिखोगे ओ सी माइनस ओ ए, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ओ बी, ये तो हो जाएगा बी माइनस ए, और क्रॉस हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। लिख सकते हैं इसको ऐसे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, और फिर माइनस हो जाएगा बी क्रॉस ए, और माइनस हो जाएगा ए क्रॉस सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए क्रॉस ए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दिया हूं, तो देखो हाफ ऑफ, इसको लिख सकता हूं बी क्रॉस सी, इसको पलटोगे तो प्लस लिख सकता हूं ए क्रॉस बी, पहले वाले प्रॉपर्टी से। सो बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको भी लिख सकता हूं प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए क्रॉस सी को माइनस साइन ऑफ सी क्रॉस ए। और सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है, ए क्रॉस ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो जो हाफ ऑफ ये हो जाएगा ए क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए, ये कहलाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक बार आईटी में क्वेश्चन पूछा था, देखता हूं कितने लोग बता पाते हो। फाइंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर्स ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए with side AB of triangle ABC, where A, B and C are position vector of point A, B and C respectively. Find the angle between area vectors A cross B plus B cross C plus C cross A with side AB of triangle ABC, where A, B, C are the position vector of point A, B, C respectively. हाँ सही है, जो पढ़ा है वो एकदम सही जवाब देगा। 90 डिग्री होगा, समझे सभी लोग। A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, अभी जस्ट बताओ कि ये वेक्टर को डिनोट करता है, एरिया वेक्टर है। और एरिया वेक्टर क्या होता है, बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है। और एसी के साथ तो बोर्ड के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर जो होगा वो एबी के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका डायरेक्शंस भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन जो होगा ये नॉर्मल टू द बोर्ड होगा, अगर पोजीशन वेक्टर एबीसी अगर बोर्ड में लाई करता है तो। एरिया वेक्टर को ए बी के साइड और बीसी साइड के साथ या सी ए साइड के साथ, किसी भी ट्राइंगल के साइड के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ये पूछ चुका है मेंस या एडवांस में पूछा था क्वेश्चन, समझे सभी लोग। रब करें इसको, समझ में आ रहा है थ्योरी सभी को।
कंफ्यूज नहीं होना है, ये वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ है ट्रायंगल का एरिया, और ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है ना, सब क्लियर है ना। तो 4 साइडेड भी ले लेता हूँ जिससे कि आपको 10 पॉइंट और क्लियर हो जाए। 4 साइडेड 5 साइडेड ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। जैसे ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, इसका पोजीशन वेक्टर डी है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या होगा बताओ? हाफ ऑफ, कैसे निकालोगे? 4 साइडेड डायग्राम का मुझे एरिया चाहिए। तो देखो, एक वर्टाइसिस को फिक्स कर लोगे, वो कोई भी वर्टाइसिस ले सकते हो आप, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, या सी या डी कोई भी ले सकते हो। लेट्स से मैं बी ले लेता हूं। तो बी से सारा वेक्टर जनरेट कर लो। बी सी होगा, बी डी वेक्टर और बी ए वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखोगे? हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी डी अब प्लस बी डी क्रॉस बी ए। ये लिख सकता है, यही एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का। हाँ, 2 ट्रायंगल बन के बनाया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये रोटेशंस को चेंज नहीं करना है। ये मैं एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हूं। तो BC क्रॉस BD कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि BA क्रॉस BD कर दोगे, तब गलत हो जाएगा, तब एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली सब पोजीशन वेक्टर है श्रेयांश, ब्रैकेट में जब भी हम लिख दिया दैट मींस पोजीशन वेक्टर है। जब भी किसी कोऑर्डिनेट के अंदर में हम वेक्टर को लिख रहे हैं दैट मींस वो पोजीशन वेक्टर होगा। ABCD पोजीशन वेक्टर है। तो BC क्रॉस अगर BD कर रहे हो, ये आउटवर्ड होगा, तो BD क्रॉस BA ही करोगे, तभी एरिया इस दोनों में क्या होगा? एड अप होगा ये दोनों एरिया। लेकिन ऐसा कभी नहीं करोगे कि BC क्रॉस BD करोगे, ये आउटवर्ड हो जाएगा, और फिर BA क्रॉस BD, तब फिर ये इनवर्ड हो जाएगा, तब घट जाएगा एरिया। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हो तो सारे वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज में ऐड करोगे, या क्लॉकवाइज में ले रहे हो तो क्लॉकवाइज में लोगे। या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, BA क्रॉस BD प्लस BD क्रॉस BC, या क्लॉकवाइज में भी ले लो, क्योंकि मॉड लिया हुआ है तो माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। अब ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, हाफ ऑफ, अब देखो इसको लिख सकता हूं BC क्रॉस BD, और इसमें पलट दूं तो माइनस साइन लिख सकता हूं BA क्रॉस BD, लिखा जा सकता है इसको ऐसे। तो हाफ ऑफ, और इसमें BD कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको लिख सकता हूं BC माइनस BA वेक्टर, और क्रॉस हो जाएगा BD। समझे? तो हाफ ऑफ, और BC हो जाएगा OC माइनस OB, और BA हो जाएगा OA माइनस OB। ठीक है ना? और क्रॉस हो जाएगा OD माइनस OB। लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, हाफ ऑफ हो जाएगा। अब यहां से माइनस माइनस प्लस, OB से OB कट जाएगा, तो OC ये हो जाएगा C माइनस A, और क्रॉस हो जाएगा D माइनस B। यही आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस को याद रखना है। एक जस्ट मैं 5 साइडेड डायग्राम ले लेता हूं जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो 1 2 3 4 5, जैसे A B C D E। जैसे इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर C है, इसका पोजीशन वेक्टर D है, और इसका पोजीशन वेक्टर E है। मुझे इस डायग्राम का एरिया चाहिए। 5 साइडेड डायग्राम है। एरिया ऑफ पेंटागन,
क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पेंटागन लिखोगे हाफ ऑफ कोई भी जो है ना एक पॉइंट। हाँ सेम टेक्निक यूज करेंगे अक्षित, हाँ सही बोले हो, प्रैक्टिस से और क्लियर हो जाएगा। हाँ साहिल एकदम प्रैक्टिस से क्लियर होगा। कोई भी वर्टाइसेस मान लो हम ए को ही मान लेता है, यहीं से सारे वेक्टर को इनिशिएट करोगे, ए बी ए सी ए डी और ये हो जाएगा ए। तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो, तो लिखोगे ए बी क्रॉस ए सी, अब प्लस हो जाएगा ए सी क्रॉस ए डी प्लस, फिर लिखोगे ए डी क्रॉस ए हो जाएगा, और फिर ए बी ए सी ए डी और ए निकाल लोगे ये वेक्टर। हाँ डायगोनल है एकदम, ए सी ए डी डायगोनल होगा। रेगुलर पॉलीगन नहीं ले रहे हैं दिव्यांशु, कोई भी जो ना इरेगुलर पॉलीगन है, और इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। बी माइनस ए हो जाएगा क्रॉस सी माइनस ए और प्लस सी माइनस ए और क्रॉस डी माइनस ए और प्लस डी माइनस ए क्रॉस ई माइनस ए। ठीक है ना, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर और ए वेक्टर पुट कर दिया। इस तरह से आप पेंटागन का भी एरिया निकाल सकते हो। ज्यादा 5 साइडेड से अभी तक ज्यादा नहीं दिया गया, तो चाहे 3 साइडेड हो ट्राइंगल, 4 साइडेड हो क्वाड्रिलेटरल, या नहीं तो 5 साइडेड हो पेंटागन, अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया गया हो वेक्टर के टर्म में, पोजीशन वेक्टर दिया गया हो, तो बहुत इजीली एरिया निकाला जा सकता है। ध्यान रखना है हाफ से मल्टीप्लाई जरूर करोगे, ठीक है ना। क्लियर है सभी को इसमें? जस्ट ये फॉर्मूला रटना नहीं है, प्रोसेस याद रखना है। 3 साइडेड में जस्ट याद रखना है कि अगर ट्राइंगल का एडजेसेंट साइड अगर ए बी दिया गया हो, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ ए क्रॉस बी होगा, और पोजीशन वेक्टर के टर्म में हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए होगा। ठीक है ना, तो इसको रब करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सर 11th में बी डी कॉमन लेके लेफ्ट में भी लिखा, एकदम निखिल, लेफ्ट से चलो या राइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ वेक्टर को लेफ्ट से ले लोगे और कुछ वेक्टर को राइट से, ऐसा नहीं होगा। अगर लेफ्ट से ले रहे हो तो सारे वेक्टर लेफ्ट टू राइट जाओगे, या नहीं तो आपको राइट टू लेफ्ट जाओगे, तो क्या होगा एडअप होगा, सारे मैग्नीट्यूड जो है ना उसका वेक्टर का डायरेक्शन सेम रखना है, या तो इनवर्ड नहीं तो आउटवर्ड। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस इसमें लूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। जैसे इफ ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी के, ठीक है, और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो बोला है प्रूव दैट ए प्लस सी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी फॉर सम स्केलर है। हर एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट होगा। ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी के, और बोल रहा है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो बोल रहा है प्रूफ करने के लिए ए प्लस सी जो होगा वो m टाइम्स ऑफ बी के इक्वल होगा फॉर सम स्केलर m। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 क्रॉस आपको इक्वल दिया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी 2 क्रॉस इक्वल है तो इसको लेफ्ट साइड ले आओ, इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b अब माइनस b क्रॉस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो a क्रॉस b अगर यहाँ b है तो हम चाहते हैं यहाँ b आ जाए, ये तभी आएगा जब हम इंटरचेंज कर दें। तो b क्रॉस c को c क्रॉस b लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा लिखने से वेक्टर b कॉमन ले सकते हो, तो इसको लिख सकता हूं a प्लस c और क्रॉस लिख सकता हूं वेक्टर b,
समझे सभी लोग? तो जब भी दो क्रॉस इक्वल हो तो इस तरह से लिख सकते हो, दो वेक्टर के क्रॉस के टर्म में। अब आप देख सकते हो कि ए प्लस बी, ए प्लस सी एक वेक्टर है और वेक्टर बी अनदर वेक्टर है, उसका क्रॉस 0 है। और अभी जस्ट मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था थर्ड पॉइंट में कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस 0 हो तो दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, तो लिख सकता हो दैट इंप्लाइज ए प्लस सी जो होगा वो m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा, कोलिनियर होगा वेक्टर, नहीं हो जाएगा, दोनों वेक्टर जो है कोलिनियर हो जाएगा। ये इसका लैम्डा टाइम्स या m टाइम्स होगा फॉर सम, ठीक है, फॉर सम स्केलर, और ये प्रूफ करना था। तो जब भी आपको दिखाना हो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट अभी नहीं पढ़ाया हूं, तो अभी सीरियल वाइज से चलो, बहुत लोग देख रहा हूं आगे का भी डॉट पूछ रहा है, तो वेक्टर्स में जो है ना मेरे को कंप्लीट करने दो, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, चाहे वो सिंगेज क्यों नहीं हो, टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन हम उठा लेंगे। तो मेरे को 3 से 4 लेक्चर्स और दो, पूरा कवर अप हो जाएगा। वेक्टर्स का डॉट आप सिर्फ डीपीपी से अभी पूछो, क्योंकि डीपीपी भी जो है ना 10-15 डीपीपी है, और अभी जस्ट हम थर्ड पे चल रहे हैं डीपीपी है। तो जनरली मिक्स क्वेश्चंस है, जितना भी बुक में दिया गया ना मिक्स क्वेश्चंस दिया गया। देखो सेकंड क्वेश्चंस, लेट ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, ओ बी इक्वल टू 10a प्लस 2b एंड ओसी वेक्टर जो है वेक्टर बी के इक्वल है, ठीक है, वेयर ओ इज द ऑरिजिन। ठीक है, सभी पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। लेट P denotes the area of triangle, the area of the quadrilateral है। P denote the area of quadrilateral OABC, ठीक है, and Q denote the area of the parallelogram, ठीक है, with OA and OC, ठीक है, एज एडजेसेंट साइड। प्रूव दैट P इक्वल टू 6Q, ये मुझे प्रूफ करना है, जो P का वैल्यू होगा वो 6Q के इक्वल होना चाहिए। कैसे प्रूफ करोगे? फ्रेश बोर्ड पे बनाता हूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी क्रॉस में क्वेश्चंस लूंगा ना हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे OA, OB, OC 3 वेक्टर दिया गया जहां O ऑरिजिन है, तो बेसिकली ऑब्वियसली ABC का ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है। P बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया है OABC, जिसमें मान लो OABC कोई क्वाड्रिलेटरल होगा OABC, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? ठीक है ना, कैसे सॉल्व करोगे इसको? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC ये P के इक्वल है, तो P इक्वल टू क्या लिखोगे? ये तो ऑरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर आपको 10A प्लस 2B है, और C का पोजीशन वेक्टर B है, तो क्या लिखोगे? OA, OB, OC, इसको लिख सकता हो हाफ टाइम्स ऑफ OA क्रॉस OB प्लस OB क्रॉस OC। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया, तो हाफ ऑफ OA
ठीक है, क्रॉस ओबी, इसमें माइनस साइन लगा दूं तो इसको लिख सकता हूँ ओसी क्रॉस ओबी, इंटरचेंज हो जाएगा दोनों वेक्टर। और ऐसा करने से क्या होगा, ओबी कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ ओ ए माइनस ओ सी और क्रॉस हो जाएगा ओबी। ठीक है ना, इस तरह से लिखने से दो क्रॉस ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। अब ए का पोजीशन दिया गया ए और माइनस, और सी का पोजीशन ये बी है और क्रॉस, और ओबी, बी का ओबी वेक्टर जो है वो 10a और प्लस 2b के इक्वल है। इसका क्रॉस निकालोगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ ये हो जाएगा a क्रॉस 10a, ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा a क्रॉस 2b, फिर माइनस हो जाएगा b क्रॉस 10a, और फिर ये माइनस हो जाएगा b क्रॉस 2b, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, और ये एक सेम वेक्टर का क्रॉस, ठीक है, दोनों वेक्टर पैरेलल होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2ab, 2a क्रॉस b, और ये माइनस माइनस प्लस लिख सकता हूँ 10, तो वेक्टर ए बी इंटरचेंज हो जाएगा, समझे, 10 को मैं बाहर ले आया, और सेम वेक्टर पैरेलल है तो इसका क्रॉस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 10 और प्लस 2, ये वैल्यू नहीं हो जाएगा 12 में अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6a क्रॉस b हो जाएगा, 6 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये a क्रॉस b के इक्वल हो जाएगा। सो यानी p का वैल्यू आएगा 6 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, ठीक है ना। तो फिर q का वैल्यू क्या होगा, q कह रहा है कि बेसिकली q जो है डिनोट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ OA एंड OC। OA और OC जो है ना इसका एडजेसेंट साइड है, तो q जो होगा वो लिखेंगे OA क्रॉस OC बाय डेफिनेशन, नहीं होगा, पैरेललोग्राम का एरिया तो ये होता है, अगर एडजेसेंट साइड अगर OA OC है तो उस पैरेललोग्राम के एरिया OA क्रॉस OC लिखेंगे। OA बेसिकली A है और OC B है, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 बताओ क्या लिखेंगे, ये Q का वैल्यू है तो Q इसमें पुट कर देंगे तो P इक्वल टू नहीं आ जाएगा 6Q, बात समझे, P A क्रॉस B जो है Q के इक्वल है, इसमें पुट कर देंगे तो 6 टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा, समझे सभी लोग, समझ आएगा। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया में रिलेशन एस्टैब्लिश करना था। पी क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया गया था और क्यू पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया था, और वही मुझे प्रूफ करना था। मेंस में पूछ चुका है क्वेश्चंस, एडवांस में भी आ चुका है। रब करें इसको, एग्री हो सभी लोग, एक बार टाइप कर दो। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। जैसे देखो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose three vertices are A 1 2 1, B 2 0 minus 1 and C 1 1 3। कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया गया हो 3 वर्टिसेस तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? एक रफ डायग्राम बना लो। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट है आपको 1 2 1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 0 minus 1 और सी का कोऑर्डिनेट है 1 1 3। तो बहुत सिंपल होगा, सबसे पहले ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर जनरेट कर लोगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी के पोजीशन में से ए को माइनस कर दोगे, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, तो 2 minus 1 आई कैप हो जाएगा, 0 minus 2 जे कैप, और -1 तो -2 के कैप हो जाएगा। उसी तरह से AC वेक्टर निकाल लोगे। AC वेक्टर क्या होगा, C के पोजीशन में से A के पोजीशन को माइनस करोगे, ये जगह 1 -1 तो 1 - 2 j, तो माइनस जे कैप हो जाएगा, और 3 - 1 ये +2 के कैप हो जाएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, AB क्रॉस AC, ठीक है, ये वाले फाइंड आउट करना है।
ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आएगा आई जे के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 -2 और ये 0 हो जाएगा आई का कोएफिशिएंट, ये -1 है और के का कोएफिशिएंट 2 है। यहां से फाइंड आउट करोगे वैल्यू, तो आई डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करोगे तो ये -4 और ये -2 हो जाएगा, और माइनस जे कैप ऑफ 2 - 0, ठीक है, और प्लस के कैप ऑफ ये -1 -0। ये जो आएगा आपको -6 आई कैप और ये -2 जे कैप और माइनस के कैप हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा इसको लिखोगे हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है ना। तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 36 + 4 और +1। ये वैल्यू जो है ना 36 + 4 √41, ये √41/2 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये इसका एरिया आएगा √41/2, है कि नहीं। सिंपल, वेक्टर्स में कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट्स मेथड से हम निकालेंगे। एकदम सही है दिव्यांशु। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्रॉस को। तो क्रॉस में बहुत सारे कंसेप्ट अभी बचा हुआ है, क्वेश्चंस के थ्रू हम लेना बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस कंटिन्यू करेंगे। तो चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, और मैं 4th जो है ना डीपीपी सभी लोग बनाओ, डीपीपी मैं 4th आपको शेयर कर देता हूँ। चलो ओके, थैंक यू।